नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दोपहर की 3 बजे की डिबेट में आपका स्वागत है। युद्ध के हालात 11 दिन का वक्त और आखिरकार वो आशंका सच साबित हुई जिसे लेकर दुनिया भर में एक ग्लोबल डिस्कशन चल रहा था कि ईरान और मिडिल ईस्ट जिस तरह से युद्ध के दायरे में आ गया है, उसके बाद तेल संकट, गैस संकट, एनर्जी क्षेत्र की समस्या का क्या असर होगा। आज भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अभी आप पूरी यहां पर बातचीत सुन रहे थे, जो हालात वहां पर पैदा हो गए हैं वो इस समय भारत भी गंभीरता से देख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई बंद होने की वजह से दुनिया के कई देश हैं जो तेल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है पाकिस्तान में आज वो आपको जरूर देखना चाहिए। और इस वक्त में भी भारत जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी तेल सप्लाई करने की बात कर रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की सप्लाई शुरू कर दी ताकि पड़ोसी देशों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पाकिस्तान के हालात, संकट इस वक्त ऐसा है कि वहां पर एक तरह का नया लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये वो कोविड वाला लॉकडाउन नहीं है, ये पेट्रोल डीजल ईंधन की परिस्थितियों में जो बदलाव आए हैं उसके बाद लिया गया फैसला है। 1 महीने तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, पवित्र रमजान का महीना है, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम सेटअप लागू कर दिया गया है, पेट्रोल पंप पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, मंत्रियों के विदेश दौरे नहीं होंगे। सब कुछ खर्च में कटौती करने के लिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी बदहाली पाकिस्तान में क्यों आई? क्या आतंकवादियों को पालने का फल भुगत रहा है पाकिस्तान? इस संकट काल के जो इंपैक्ट है वो कहां तक जाएंगे और क्या शहबाज लॉकडाउन से पाकिस्तान की हालत सुधार पाएंगे या स्टेबल कर पाएंगे और जनता पर ये मार कब तक पड़ेगी? तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से भी आज जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आपको यहाँ पर शहबाज शरीफ का बयान सुना देते हैं कि जब उन्होंने ये ऐलान किए तो क्या कहा। पाकिस्तान में नए फैसलों की शक्ल सूरत क्या है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, इरशाद अहमद साहब हमारे साथ आ गए हैं, भारत से दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा में है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर आरजू काजमी में आपके साथ करना चाहूंगी। कुछ पाकिस्तान की जो आम जनता है उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स हमने अभी यहाँ पर सुनवाए। वो कह रहे हैं कि हमारी जान ले ली है, हमें खत्म कर दिया है, हमारा भविष्य खत्म कर दिया है। और 2 महीने के लिए जो ये फैसले अभी सरकार ने वहां पर इंप्लीमेंट किए हैं पाकिस्तान में, ये वाकई चौंकाते हैं कि जंग का 11वां दिन है। 11 दिन आते आते पाकिस्तान में ये सूरत आ गई कि वर्क फ्रॉम होम भी शिफ्ट करना पड़ रहा है, सरकारी मुलाजिमों के वेतन में कटौती, मंत्रियों के विदेश दौरे बंद, पेट्रोल डीजल की जो कमी आई है उसके देखते हुए सरकारी दफ्तर बंद करने पड़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं। 11 दिन भी पाकिस्तान जंग के हालातों में सस्टेन नहीं कर पाया, वो भी तब जबकि पाकिस्तान के भीतर जंग नहीं हो रही है एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो जो मंत्री हैं उनके जो कह लीजिए जो विजिट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, मुझे नहीं लगता कि ये उसमें किसी किस्म की कटौती करेंगे या वो कोई कम होंगे। अभी पंजाब की ही चीफ मिनिस्टर ने जो है 11 बिलियन रुपीस का जो अभी जहाज खरीदा है, उसके बाद फील्ड मार्शल के लिए जहाज लिया गया है। तो ये तमाम इनके जो शाही खर्चे हैं वो तो अभी तक रुके नहीं है, विजिट्स भी इनके जारी रहेंगे और ये सब कुछ करते रहेंगे। और ये हरगिज इन्होंने जंग की वजह से नहीं किया कि फ्यूल कम मिल रहा है, और क्योंकि वो तो इनके पास 28 डेज का था, इन्होंने खुद अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। ये इनके ऊपर असल में आए हैं आईएमएफ वाले। आईएमएफ पहले लाहौर पहुंचा, आईएमएफ का डेलीगेशन फिर इस्लामाबाद आया और उन्होंने इनके स्क्रू टाइट किए, या इनको कह लीजिए कि इनको जरा सुनाइए कि जी आप जो है ये चीजें करें, और उसके बाद पब्लिक को इस तरह से फ्यूल प्राइस भी बढ़ाएं, जो कि और बढ़ाते चले जा रहे हैं हर दूसरे दिन, ताकि आईएमएफ वालों का जो लोन ले रखा है, जिससे कि आप जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ पे वो खर्चे किए जाते हैं, जो हमारे मंत्री हों या हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, उनके दुबई में और कनाडा और अमेरिका और कहाँ कहाँ पे इनके प्लॉट और क्या कुछ होता है, तो वो खर्चे इनके पूरे हों। तो इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि वो फ्यूल प्राइस बढ़ाइए ताकि पब्लिक से पैसा निकले और आईएमएफ अपना पैसा वापस ले सके। ये जो नौटंकी यहाँ इन्होंने शुरू कर रखी है कि जी जंग की वजह से ये हो गया, जंग की वजह से वो हो गया, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और पब्लिक को सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जो है पब्लिक को ये बहुत बड़ी बात है। के सिन्हा जी, आरजू जो बातें कह रही हैं यहाँ पर, ये तो मतलब पूरी उन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी वहां पर कि जंग के हालात ना समझें। ये परिस्थिति तो जिस हालात में आपने देश को ढकेल दिया है, ये परिस्थिति वो है। और ऐसे वक्त में मुनीर साहब जिस तरह के बयान देते हैं भारत के खिलाफ, जिन मंचों पर जाकर बताते हैं कि कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर देंगे, तो बड़ी हैरानी होती है। 11 दिन सस्टेन नहीं कर पाए आप, 11 दिन।
मीनाक्षी, जय हिंद। देखिए, जो आरजू बोल रही थी वो पाकिस्तान की एक्चुअली अंदरूनी हालात है कि वहां पर तो जो इनके हुक्मरान हैं वो तो उनमें उनमें कहीं कटौती नहीं होगा। दिखावे के लिए कह दिया संसद उनका भी 25%। बात ये है कि जब ये कह रहे थे 28 डेज इनके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, मगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन में ही इनके ना डीजल थी ना, और सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया के तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है, तो वहां से तो आ जाना चाहिए था। उस दौरान भी नहीं आया था। 4 दिन में इनके टैंकों में 1 लीटर तेल नहीं। तो देखिए, वो तो जमीनी हकीकत है ही। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो हालत देखती है, और सबसे अच्छा लगता है जब अभी फील्ड मार्शल का जिक्र हुआ कि शायद उनके लिए भी प्लेन खरीदे जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक कहा था, एक तंज कसी थी भारत के ऊपर में इसी दौरान में, कि भारत भी पाकिस्तान से तेल लेगा, उनके पास इतना ज्यादा रिजर्व होने वाला है, मिलने वाला है, चाहे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा तंज भारत पर कसा था। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि फील्ड मार्शल साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि कराची के कोस्ट में इतना बड़ा खजाना इनको मिल गया है कि पूरी दुनिया में राज करेंगे, तेल का एक्सप्लोरेशन होगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अंदर से जैसे टूटा है, और अर्जुन ने जो बताया आईएमएफ के लोग वहां पहुंचे हैं और वो दिखावे के लिए ये जो ऐसा कोई तंगी है, ऐसा नहीं है। यदि हमारे को ही देने वाले थे ये ऑयल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, तो अपने देश के लोगों को क्यों नहीं उन्होंने खोल दिया। एलएनजी आपने सुना होगा, एलएनजी हमारा एलपीजी, कोई कटौती भारत में आपने देखा। आपने एक बड़ी बात कही, मुझे नहीं पता था, हम नेपाल को भी दे रहे हैं, भूटान को भी दे रहे हैं, श्रीलंका को भी दे रहे हैं, तेल ऑफर किया है। सोचिए, हमारे पास तो 74 डेज का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, और हमारा जो मिलिट्री रिजर्व तो वो अलग ही है। तो देखिए, जो आपने जो चीजें खुल के आई हैं आपके द्वारा और अर्जुन ने, पाकिस्तान के पूरे खोल के रख दिया, उनको आपने नेकेड कर दिया इस मामले में कि उनकी हकीकत जमीन के ऊपर क्या। हाँ, इरशाद अहमद जी, क्या वजह है इस पर मुस्कुराने की? देश में जो हालात हैं, आप पैनल पे बैठ के मतलब इस तरह से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई मतलब यहाँ पे कॉमेडी चल रही है। मतलब मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आपके यहाँ स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपके यहाँ सरकारी दफ्तर बंद हो रहे हैं, आपके यहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाहर आकर ये बात कर रहे हैं कि विदेश दौरे नहीं होंगे, सैलरीज कटेंगी, 2 महीने तक ये सिस्टम हम अपनाने को मजबूर है। इस पर आपको हंसी आ रही है? मुझे बिल्कुल हंसी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आरजू काज़मी की फजूल बातों पे हंस रहा था कि, और आपकी सोच पे हंस रहा था कि आप अगर मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरे वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कटौती की है सरकारी गाड़ियों के फ्री पेट्रोल पे, अगर इंटरनेशनल विजिट पे, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं मेरी टंकियाँ पेट्रोल की खाली हैं। मैं अभी भी टंकियाँ, 3 गाड़ियाँ मेरे पास, तीनों के पेट्रोल फुल करवा के मेरा ड्राइवर अभी आया। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं, अभी आरजू बात कर रही थी कि मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जहाज खरीदा। देखें, मैं इनको तस्दीक कर दूं, आरजू काज़मी की आरजू, पंजाब एयरलाइन चलने वाली है, उसके लिए जहाज खरीदा गया है। ये वो जहाज होगा जो वीवीआईपी लोग अपने किराए पे हासिल किया करेंगे, जो दिया जाएगा किराए पर, या उसमें पैसेंजर इस्तेमाल किया करेंगे उसको। उसकी ये पहली कड़ी है जो ये जहाज खरीदा गया। दूसरी बात ये है कि मेरे बताइए, मेरे मुल्क में मुझे पूरा बोलने दीजिए। आप ही कंप्लीट करिएगा, नहीं आप ही कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपने सवाल का कॉन्टेक्स्ट बदल दिया है। देखें, दरमियान में आप नहीं बोली किसी की। अरे नहीं सर, सुनिए तो, आपने क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल दिया ना। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर। आपको आरजू काज़मी पर हंसी आ रही है, जो आपकी फेलो सिटीजन है, आपको उन पर हंसी आ रही है, लेकिन आपको क्या ये एबनॉर्मल, असामान्य नहीं लगता कि आपके देश में स्कूल कॉलेज बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, कटौती करनी पड़ रही है? क्या ये आम बात है, ये नॉर्मल बात है, कटौती करनी पड़ रही है? ये बिल्कुल, आप जरा सुन लीजिए। रमजानुल मुबारक का महीना है, रोजे रख रहे हैं, अगर हो भी जाए 10 दिन तो ये अच्छी बात है। और दूसरी, कौमें कुर्बानियों से बनती हैं। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पे किसी भी कुर्बानी देने के लिए दरेग नहीं करेंगे। हम कुर्बानी देना जानते हैं। अजीम कौम है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आग नागरिक देगा, है ना, आटे की कुर्बानी देगा, चावल की कुर्बानी देगा, घर में आने वाली गैस की कुर्बानी देगा, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों को स्कूल ना जाने देने की कुर्बानी भी आम पाकिस्तानी ही देगा ना, वहाँ की आम आवाम ही देगी।
नेता आपके देखिए, महलों में देखिए, रहेंगे, आम जनता जो है आटे की कुर्बानी देगी, चावल की कुर्बानी देगी, बच्चों को स्कूल ना भेजने की कुर्बानी ये देगी। भी गलत बात कर रहे हैं आप। और इसे आप मैंने कल भी आपके चैनल कुर्बानी पे की कहा था कैटेगरी कि में आप डाल रहे हैं आइए। सर। आई एम सरप्राइज, आई एम बियॉन्ड सरप्राइज। आपको तो हंसी आ रही थी, पर मुझे दुख हो रहा है, आपकी बात सुनकर दुख हो रहा है। और इसलिए मैं तो दीपक अभी भी वोरा हंस जी, रहा हूं आपकी बेबसी पर। दीपक मैं अभी वोरा भी हंस जी, रहा हूं आपकी देखिए, अब बेबसी यहाँ पे, पर आपकी चाहे सोच पे। जिस तरह की सोच आप पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं, मैं आपकी सोच पे बिल्कुल हंसता हूं। हमारी कौम पूरी हंसती है, चैनल पे हमारे चलिए प्रोग्राम ठीक है देखते सर, हैं, आप मुझे हंस कहते हैं लीजिए, किधर ठीक बैठते है, हो भाई। चलिए मैंने कहा आप यार हंस लीजिए। बहुत जरूरी अगर होता अपने है कि देश में होने समझाना, वाली अपने कटौती आर्गुमेंट और करना, 2 अपनी बात महीने को में पहुंचाना। 2 महीने के लिए जिस इमरजेंसी के हालात में आपके सरकार ने आप लोगों को धकेल दिया है, उस पर भी अगर आपको हंसी आ रही है, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैं कहूंगी वाकई किसी अलग मैं कह अजीब रहा हूं कि कैटेगरी में कहीं है। नहीं धकेला, लेकिन कहीं ठीक है नहीं दीपक धकेला। वोरा जी, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बंद की, उन्होंने अपना पाकिस्तान में पेट्रोल ही बंद किया, आरजू उन्होंने काजमी अपने क्या बिजनेस कह बंद रही है किए। वो हमने सुना। मेरी कौम को इरशाद अहमद मेरी साहब जो कौम बात के कह लिए रहे हैं कोई वो भी प्रॉब्लम हमने नहीं। सुनी। ठीक है सर, आ रही हूं आपके पास। इरशाद अहमद जी की बात भी आपने सुनी, आरजू काजमी की बात भी आपने सुनी, जनता के बयान भी हमने सुनवाए हैं सर। और इस समय पर पाकिस्तान के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी एक चिंता भारत में होना वाजिब है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमको अपने रीजन में चाहिए। और पाकिस्तान में हालात अगर बिगड़ते हैं तो सीधे भारत के बॉर्डर्स पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, इन सब चीजों पर सर असर आता है उसका। जनता वहां पर विद्रोह कर देगी, अगर जनता वहां पर सड़क पर उतर आएगी सर, तो इन चीजों पर भारत की नजर होगी। बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, हमने देखा। और इसीलिए आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर कोई हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को लड़वाने के लिए नहीं बिठा रखा है। यहां पर एक गंभीर बात हो रही है, और इसीलिए अपने दर्शकों को भी मैं ये बात रिट्रेट कर रही हूं कि जब पाकिस्तान के मसले पर बात हो रही है, तो आप इस विषय की गंभीरता को समझिए क्या है। और इसी गंभीरता से मैं इरशाद अहमद जी चाहूंगी कि आप भी जवाब दें। लेकिन दीपक वोरा जी, पहले आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करें सर। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। मैं सुन रहा था हमारे मेहमान क्या कह रहे हैं, जनरल साहब क्या कह रहे हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। पहली चीज, IMF मैं तो काम कर चुका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बैंक की तरह है, उसने आपको पैसे दिए हैं, लौटाएगा कौन? आपका दामाद या आपका ससुर? वापस तो आपको कर। और मेन चीज अगर आप देखेंगे मैम, उन्होंने ये कहा था टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करिए। ये जो यहाँ के जो भी नाम है इनका प्राइम मिनिस्टर का, टैक्स का कुछ नहीं बोले। यहाँ कटौती करेंगे, यहाँ तनख्वाह में कम करेंगे। अरे तनख्वाह पे कौन जीता है पाकिस्तान पे? वो तो तनख्वाह तो होती है सिर्फ अपने ड्राइवर को पैसे देने की, बाकी तो आप जानती हैं कैसे क्या करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मेन इश्यूज हैं उनको ये एड्रेस नहीं कर पाए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जनरल सेना, इनके पास 1 हफ्ते से कम है पेट्रोल, POL, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स। हमारे पास इस समय, क्योंकि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं, हमारे पास 50 दिन से ज्यादा के हैं। और आज भारत ने, सुन लीजिएगा इसको, इसेंशियल सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज मेंटेनेंस एक्ट 1955 को फिर से लागू किया और कहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए गैस की, पेट्रोलियम की, इसकी उसकी, एंड नो रिडक्शन इन सप्लाईज। इसका मतलब आप समझती हैं, नो रिडक्शन इन सप्लाईज। बेटा, हम लोग बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। एक टाइम में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से 40% हमारा तेल आता था, 20% रह गया। हम 20 देशों से क्रूड पेट्रोलियम लेते थे, अब 40 से लेते हैं। और एक चीज आपको और बता देता हूं, देखिए कितनी होशियारी के साथ इस सरकार ने किया है कि दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर रिफाइंड पेट्रोलियम का भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है मैं वेवर दे रहा हूं, नहीं देगा। अगर मेरे पास क्रूड नहीं होगा और अगर मैं रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, सारी दुनिया में तहलका मच जाएगा। सो प्लीज एक्नॉलेज, आरजू आप बैठी हैं, वो दूसरे साहब भी बैठे हैं, समझ जाइए, इस बात को स्वीकार करिए कि वी हैव बीन वेरी स्मार्ट। और आप लोगों के जो मैंने लेक्चर सुने अभी तक, अरे सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, वो आके कर देगा, वो नहीं करेगा सर, वो बहुत बिजी है। आपको खुद करना है ये, पर आप नहीं कर पा रहे। हार मान लीजिए अपनी। कौम पे गर्व होना अच्छी बात है सर, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना भी जरूरी है। इरशाद अहमद जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम तो सच बोलते हैं और सच्चाई देखते हैं और झूठ पे हंसते हैं। जैसे मैं मुस्कुरा रहा था, आप मेरी बात को किसी और तरफ ले गई। मैं आप लोगों की बेबसी, आपके झूठे प्रोपेगेंडे पे और आरजू के ऑल फॉल बोलने पे हंस रहा था। मैं एंजॉय करता हूं इन बातों को। देखिए, अगर मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे लोगों ने कुर्बानी दी है, किसके लिए दी है? अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। अगर हम पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क की बचत करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे मेरे पेट्रोल की टंकी खाली, खुदा की कसम इतना पेट्रोल वाफिर है, इतना खुराक वाफिर है। आप कह रहे थे आटे और चावल की लाइन में हम लगे हुए हैं। आप आइए शाम में अफ्तारी पे आ जाइए किसी पे, मैं आपको आज लाइव लेता हूँ, मेरे साथ रहिए अफ्तारी के टाइम।
देखिए कि कम से कम 1500 लोगों को मैं अफ्तारी कराता हूँ अपने ऑफिस के बाहर। आइए मैं दिखाऊंगा कि किस तरह अफ्तारी करते हैं लोग, कितना रिस्क वाफिर है हमारे मुल्क में, कैसी खिदमत करते हैं हम लोगों की, अपनी आवाम की, अपनी कौम की। आप लोग देखें, आप अपने लोगों का ख्याल करें, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान की सरहद की तरफ झांका है पहले आपने, सिंदूर के नाम पे हमने सिंदूर आपको लगा करके भेज दिया, फिर भी आप आज नहीं आएंगे, दोबारा लगवाना चाहेंगे दोबारा लगाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपनी कौम, अपने मुल्क की ठीक है आरजू काज़मी, ये इरशाद अहमद कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं? मुझे बताइए, इरशाद अहमद कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या इनके कोई ख्वाबों का कोई पाकिस्तान है, जो कल्पनाएं इन्होंने बनाई हुई है दिमाग में कि पाकिस्तान ऐसा होगा? शायद ये कल्पनाओं के पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि लगता है या तो रियलिटी देखना नहीं चाहते। मुझे ये बताइए जरा एक बार कि वहां पर आटे दाल के भाव क्या हैं, और दूसरी बात, तो कह रहे हैं कि हम 1500 लोगों को इफ्तारी करा रहे हैं, जो भी बातें ये कह रहे हैं, इनको किसी आम पाकिस्तानी से इनकी बातचीत होती है या नहीं होती है? सरकार की कटौती को ये भाई साहब कुर्बानी बता रहे हैं। आरजू काज़मी, कुर्बानी देखिए, जिसमें पूरी की पूरी पाकिस्तान की एयरलाइन जितने पैसे में बेच डाली इस गवर्नमेंट ने पीआईए, उतने में सिर्फ एक जहाज लेकर आए। और उसके लिए इरशाद साहब खुद बता रहे हैं कि वीवीआईपी लोगों के लिए, यानी वीवीआईपी लोग कौन है? जाहिर है कि आम जनता तो नहीं है। और उनके लिए मेरी बात कंप्लीट होने दें। डॉक्टर साहब, आपको टिकट नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख कर देती हूँ। मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं अपने पाकिस्तान के लिए आपको बस का टिकट मिलेगा, बस का टिकट मिलेगा आपको, और दूसरा कोई टिकट नहीं मिलने वाला। आपकी तरह बस पकड़ के वापस आ जाइएगा लौट काम करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता हूँ। मैं पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता हूँ। आप बात करती हैं जिस मुल्क का नमक खाती हैं, जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद करती हैं। आप ध्यान कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं मैं ये सोच ही रही थी, नहीं एक सेकंड इरशाद अहमद जी, आरजू आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, आपको बस का टिकट मिलेगा, किसका टिकट मिलेगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है उससे कम से कम आपको जरूर फर्क पड़ना चाहिए। आपने तो खारिज कर दिया कि पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन थोड़ा पाकिस्तान के लोगों का जो फीडबैक है ना, वो आपकी बात से थोड़ा अलग है, आप ही के देश के लोगों की बात है। आपको लगता है ये आप जो ये कुर्बानी वाली जो आपने ये अभी शब्दावली एक्सप्लेन की, आपको लगता है आपके देश के लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? मर रहे हैं वो, परेशान हो रहे हैं, जान जा रही है उनकी, कमर टूट गई है उनकी। सर थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए अपनी जनता के लिए। आपको मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आप एक इंटरव्यू दिखा रही हैं, एक शख्स कह रहे हैं कि जी इन्होंने पेट्रोल क्यों नहीं पहले से इकट्ठा किया? क्या मालूम था किसी को कि जंग होने वाली है? क्या मालूम था कि एक बेगैरत मुल्क है इजराइल, वो हमला कर देगा ईरान पे? क्या आपको मालूम था दुनिया वालों को कि ईरान के शेर? सर मैं कह रही हूँ जंग हो गई, और जंग कब से होने वाली है इसकी चर्चाएं पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रही थी, लेकिन अगर 11 दिन आपका देश सर सस्टेन नहीं कर पाया ना, तो सरकार की स्टेबिलिटी पर सवाल है, इसलिए बार बार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको सर लगता है कि ये जो कुर्बानी बोल के ये जनता को पागल बना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आपको लगता है कि इनको अपने देश की जनता की तकलीफों पर फर्क पड़ता है? सर पाकिस्तान से एक पैनलिस्ट आके कहते हैं जी हमारी सरकार और हमारे लोग, हमारी कौम कुर्बानी के लिए तैयार है। ये किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं सर? मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। सुने साहब, कुर्बानी मत सुन ली आपने। मैं तो सुना था कि पाकिस्तान में बकरों की कुर्बानी होती है, ईद का महीना चल रहा है और इफ्तार की पार्टियां होती हैं, बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं, स्कूल बंद करा दिया, कॉलेज बंद करा दी, आधे लोग जो हैं पूरे महीने में अपने घर से काम करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में भिकमंगे जो हैं, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, भारत से तो 1 करोड़ लोग जाते हैं जहां के वहां कंट्रीब्यूट करते हैं, एक भिकमंग से रिमिटेंस आती है, इनसे इनकी इफ्तार पार्टियां चलती हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि आइए देखिए खाने का कैसा है, अरे साहब वहां के लोगों की आवाज सुने। आप भले ही सत्ता के जो मैं साहब को बता रहा हूँ, सत्ता के गलियारे में आप घूम रहे हैं, इतने आंख बंद कर ले, पूरी 25 करोड़ जनता है ना वहां पर, आपके इलाके उसके हम नहीं गिन रहे हैं आपके बलूचिस्तान को, आपके वहां तो जो हाल है वो देख ही रही है जनता, त्राही कर रही है। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे कराची से आ रहा था, अभी वो आपको सुनाएंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है। देखिए, बात हकीकत ये है मीनाक्षी जी कि पाकिस्तान जिस तरह से अंदर से टूट रहा है, और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये अब जो बातें कर रहे हैं, तो ये लोग क्योंकि सत्ता के नजदीक है, और जो आपको आरजू की आप बातें सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई, पाकिस्तान हमसे ही हमारे से टूट के निकला है ना ये।
तो हमें भी तकलीफ होती है कि क्या इन्होंने क्या अपने को गर्त बना दिया। ठीक है, आज नहीं तो कल हम इनको ले लेंगे, पूरा का पूरा हमारा अखंडित भारत। आपको हमारी तरक्की से तकलीफ होती है, हमारी परेशानी से तकलीफ नहीं होती। हाँ साहब, ऐसी तरक्की से तकलीफ होती है कि जाके लोग चिल्ला रहे हैं। आप हमें ये तकलीफ होती है कि भीख के कटोरे लेकर के भिक्षुकों को बेच करके आपकी इफ्तार की पार्टी करते हैं आप लोग। हमें तकलीफ उस समय होती है साहब। हमने तो जब निकले थे ना, उस समय भी 90 करोड़ रुपए दिए थे 1947 में कि आप लोग प्रॉस्पर करें, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के तहत गए थे। आपने क्या गर्त कर दिया आपने। आप चले गए ना सऊदी अरेबिया को, कह दिया कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस उसके साथ हो रहा है। क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस? आपको तेल मुहैया नहीं करवा सकता, आप उसके पास में है ना। आप ये कहेंगे कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है। भारत किस तरह, क्यों? हम तो अभी जो ले रहे हैं ना रशिया से, और हम खरीदेंगे चीप ऑयल। हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम वेनेजुएला से भी लेते हैं, हम ईरान से भी लेते हैं, हम सारे जो आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा जो हमारे यहाँ काम हो रहा है मीनाक्षी जी, बिल्कुल सर, उसके ऊपर में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का ऊपर में जिस तरह से हमने इसके अंदर में दूसरे चीज डाल करके अपने, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप इलैबोरेट करिएगा सर, सिन्हा सर, इस पॉइंट को इलैबोरेट करिएगा। आरजू, आपसे बस एक सवाल मुझे यहाँ पर और लेना है। अभी जो फैसले वहां पर लिए गए हैं उसका इम्पैक्ट तो अब 2 महीने तक जाएगा, 2 महीने के लिए व्यवस्था हो गई है, लेकिन क्या लग रहा है आपको वहां पर बैठकर, आप जब ऑन ग्राउंड सिचुएशंस देख रही हैं, ये फैसले लेने पड़े आपकी सरकार को, लेकिन अब इसके बाद अवाम का रिएक्शन क्या है वहां पर? देखिए, आवाम को तो ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अगर ये स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे, वैसे भी पाकिस्तान में एजुकेशन पे सबसे बजट में सबसे कम पैसे वहीं लगाए जाते हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो यहाँ पाकिस्तान में पढ़ते ही नहीं है। जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब के बेटे क्या पाकिस्तान में रहते हैं, या कह लीजिए जो बाकी के लीडर्स हैं या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, क्या उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं? कोई पाकिस्तान में नहीं पढ़ता। तो जाहिर है कि जो आम पब्लिक है उसके लिए इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, उनके लिए उन्होंने कह दिया कि जी वर्क फ्रॉम होम करें। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, और इरशाद साहब जैसे लोग इनकी वाह करते हैं। अभी बड़ा इजराइल के बारे में बात कर रहे थे, जरा ये ट्रम्प के बारे में बोल के दिखाए ना, जरा ये कहें कि ट्रम्प ने गलत किया है, ट्रम्प ने अटैक किया, लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रम्प के साथ हम लंच और डिनर खा रहे हैं, ट्रम्प के हम मर्जी पे चल रहे हैं। तो ये जो भी इन्हें बुरा भला कहना होगा वो ये इजराइल को कहेंगे, लेकिन अमेरिका का ये नाम तक नहीं लेंगे। और यही डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। दीपक वोरा सर, अब एक बिग पिक्चर की बात कर रही हूं सर। यहाँ पर हमने देखा इजराइल को ईरान अपने लिए खतरा लगा, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अमेरिका की मदद, और दोनों ने मिलकर हमला कर दिया, ईरान की लीडरशिप को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। सर, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार भी हैं, और वहां की जनता विद्रोह कर देती है, वहां की आर्मी और सरकार की जो साठगांठ रहती है वो तो पूरा इतिहास उसका साक्षी है। वहां पर किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी अगर आती है सर, भारत के लिए वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न, इनफैक्ट बहुत गहरा कंसर्न होगा। ऐसे वक्त में सर भारत में क्या सोच, क्या आगे का रोड मैप होना चाहिए? आपकी एक्सपर्टीज इस पे क्या कहती है? बेटा, मैं 52 साल हो गए कूटनीति में और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ इस सिस्टम को। कोई इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप ही फंसे हुए हैं। ईरान के साथ भी अब इसके संबंध खराब हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ तो आप जानते हैं। तो ये अफसाने में रहते हैं। अब मैंने देखा कि वो जो दूसरे खिलाड़ी थे जो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो तो चले गए हैं। मैं आपको अगर जस्ट गिव मी 30 सेकंड में पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मेरा एक अपना ग्रुप है, हमारे कुछ रिटायर्ड एम्बेसडर्स, जनरल्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। तो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर आरजू जो बैठे हुए हैं इस समय यूरोप में कहीं पर, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था कि डियर एम्बेसडर, मेरा बेटा इस समय पाकिस्तान में है, कृपा करके थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खोल दीजिए ताकि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें। और ये बकवास कर रहे थे। अभी यहाँ पे 3 गाड़ियां मेरी है, उनको भर के ले आए थे और इतने लोगों को। व्हाट एरंड नॉनसेंस। एक होती है हकीकत, एक होता है अफसाना। बेटी, आई कंक्लूड, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दे आर इन डीप ट्रबल। कोई उनके साथ खड़ा नहीं है इस समय। वो खेती मार्शल जाके बड़ी बड़ी डींगे मारता है मैकडोनल्ड ट्रम्प के साथ, कुछ नहीं। टेक इट फ्रॉम मी, इट्स अप। जैसे अमेरिकन कहते हैं, यू आर अप, दलदल में फंस गए हो, आपकी नाव में चप्पू भी नहीं है, क्या करोगे वो आप खुद देख लीजिए आगे चल के। बट पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल। कैसे बाहर निकलेंगे, पहले समझ जाओ, रिकॉग्नाइज करो कि हमारी समस्या है। वो जो आया था वो तो कहता है कोई समस्या है ही नहीं, तो फिर अब समाधान कैसे करेंगे?
जिस देश में सरकार की कटौती के फैसलों को कुर्बानी बता दिया जाए, तो यहाँ से समझ में आता है कि कई बार संकट देखकर जो शतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत के अंदर वापस घुसा लेता है कि उसका संकट खत्म हो गया, उस स्थिति में कम से कम और पाकिस्तान के जो लोग पैनल्स पर बैठ रहे हैं वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वाकई चिंता तो शायद बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आज इस पैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच आरजू, सीमा पार से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। तीन का तर्कश डिबेट में इतना ही, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों पर जो ये एक चर्चा हमने आपको पाकिस्तान में जो फैसले लिए गए उस पर दिखाई, अब आप ये भी देखिए कि आवाम सड़कों पर थी, आक्रोश के अंगारे धधक रहे थे, जिसे पैनलिस्ट यहाँ बैठकर कुर्बानी बता रहे हैं, शायद वो अपनी जमीन को ठीक से परख नहीं पा रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कैसे वहां की आम जनता बीच चौराहे चुनौती दे रही है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मुनीर के पोस्टर जलाए गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, क्लियर मैसेज है। जो मुल्क को जला रहे हैं उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, जो आवाम का खून तेल में जला रहे हैं उन्हें सत्ता पर काबिज रहने का हक नहीं है। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनवा तक की आवाम हुक्मरानों को धिक्कार रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आवाम की आंखों में खून उतरा है, जिसे अभी हमारे पैनल पर पाकिस्तान से बैठे गेस्ट कुर्बानी बता रहे हैं। जब सियासत की रोटियां आवाम के आंसुओं पर सेकी जाएं, जब हुक्मरान बहरे हो जाएं, जब निजामतें मगरूर हो जाएं, जब रहनुमा सुनना बंद कर दे, तो बगावत का शोर गदर मचाने उठता है। बीच चौराहे पर पाकिस्तान की जलती साख का प्रमाण देखिए। नाअहली और नालायकी के तमगे देकर बीच चौराहों पर वजीरों सफीरों को धिक्कारा जा रहा है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं। ये कागज भर नहीं चल रहा, आवाम का भरोसा राख हो चुका है। जब पोस्टर की आग मशाल बन जाए, भूख, बर्बादी और बदइंतजामी जब आवाम का मुकद्दर बन जाए, तो समझ लीजिए निजाम खतरे में, क्योंकि आवाम खतरे में है। ईरान अमेरिका की जंग में आग पाकिस्तान की थाली में लगी। हालात पहले ही नाजुक थे। ईरान पर हमले को लेकर आवाम पहले ही सड़कों पर थी। लाहौर से लेकर कराची तक और रावलपिंडी से लेकर स्कार्दू तक ईरान के लिए आवाम जंग लड़ रही है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सड़क पर हैं। जनरल मुनीर से लेकर उनके बॉस तक को धिक्कारा जा रहा है। इनकार का बब्बर शेर है, शेर भी नहीं बब्बर शेर है। ऐ तो सारे कितने सारे कितने ने केड़े 10,000 दे रही है, दसो भी केड़े बंदे 10,000 नहीं किसी को मिले अपने चोर किसी ने कोई शय नहीं मिली। सरहद पार हालात बेहद नाजुक थे। जब मुल्क में आक्रोश के अंगारे धधक रहे थे, तब कुछ बड़ी खबरें आई। पाकिस्तान से बिग ब्रेकिंग नंबर 1। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शेखों को साधने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। बिग ब्रेकिंग नंबर 2। ईरान पर मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। बिग ब्रेकिंग नंबर 3। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ते ही पाकिस्तान में
महंगाई का तूफान आ गया। एक तरफ पाकिस्तान में गदर मचा है, ईरान और महंगाई के मुद्दे पर आवाम सड़कों पर है। दूसरी तरफ जनरल मुनीर रियाद के महलों में सुरक्षा और सहयोग की गुहार लगाने पहुंचे, इस मुनादी के साथ कि सऊदी मदद न रोके, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ हथियार भी उठा लेगा, क्योंकि भूखों मरने से अच्छा है गोली खाकर मर जाना। सितंबर 2025 की बात है। मुनीर मियां शहबाज के साथ बिना संसद से गारंटी लिए रियाद पहुंची, सऊदी अरब से डील कराए। अब वही डील मियां शहबाज और मुनीर के तख्त में आखिरी कील बनने की मुनादी कर रही है। ईरान युद्ध में जनरल का अमेरिका और इजराइल का समर्थन मौलानाओं की आंख में खटकने लगा है, इसलिए फतवा जारी कर पाकिस्तान को फूंक डालने की तैयारी हो चुकी है।